डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम। लेंज का नियम एक ऐसा नियम है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान चालक या आपकी कॉइल में कुंडली में धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। हमने इसके पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पढ़ी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने कहा कि जब किसी बंद परिपथ या किसी परिपथ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध स्वरूप कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चाहे परिपथ खुला हो या बंद हो, कुंडली बंद परिपथ में हो या खुले परिपथ में हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना होती है। लेकिन यदि परिपथ बंद हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इस प्रेरित धारा की दिशा सदैव उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ठीक विपरीत दिशा में होती है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स आपकी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध होता है उसके कारण कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा की दिशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में होती है और यह तब तक बनी रहती है। प्रेरित धारा का मान, प्रेरित धारा तब तक प्रवाहित होती जब तक कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहे। यह हमारा विद्युत चुंबकीय, इस घटना को हमने कहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में लेंज के नियम का महत्व और लेंज का नियम क्या करता है। लेंज का नियम यह दर्शाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी चालक परिपथ या कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होनी चाहिए। किसी कुंडली, परिपथ या चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को बताने वाला नियम लेंज का नियम है। लेंज के नियम की सहायता से, या हम कह सकते हैं कि लेंज के नियम की सहायता से हम किसी विद्युत परिपथ या किसी बंद परिपथ या किसी कुंडली से संबद्ध परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को दर्शा सकते हैं। लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। लेंज का नियम कहता है कि किसी चालक, कुंडली या परिपथ, बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसका ही विरोध करती है। दिशा इस प्रकार होती है कि वो जिस कारण से उत्पन्न होती है उसका ही विरोध करती है। अर्थात जब किसी कुंडली या किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली या परिपथ अपने से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। इस तरह से जो चुंबकीय क्षेत्र में, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है उसका उसके द्वारा विरोध किया जाता है। अर्थात उतना ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चालक या बंद परिपथ के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा विपरीत दिशा में, तब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर पाएंगे। तो यदि किसी चालक, परिपथ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो चालक के अंदर उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है जो कि अपने से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे कि हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद हो तो ऐसी स्थिति में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दिशा के विपरीत दिशा में पाई जाती है। जब किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ता है, जब किसी परिपथ में धारा का मान परिवर्तित हो रहा हो या क्षय हो रहा हो, तब भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धारा
प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था लेंज का नियम। अब लेंज के नियम के अनुसार माने लेंज के नियम के अतिरिक्त एक नियम और है, जिसमें जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक की स्थिति में, जब कोई किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति कर रहा हो, लंबवत गति कर रहा हो, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, इसको दर्शाने के लिए फ्लेमिंग महोदय ने दाएं हाथ का नियम दिया। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान चालक के अंदर प्रेरित धारा की दिशा को बनाने के लिए फ्लेमिंग ने दाएं हाथ पर आधारित एक नियम दिया, जिसे कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहते हैं। और यह किसी परिपथ, किसी चालक या किसी बंद परिपथ या किसी कुंडली से की गति की अवस्था में, लंबवत गति की अवस्था में उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग का कहना था कि हम यदि किसी अपने दाएं हाथ की दो उंगलियां और अंगूठे को एक दूसरे के परस्पर लंबवत इस तरह से रखें, और यदि उंगली जो कनिष्का कहते हैं, कनिष्ठिका से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें और अंगूठे के द्वारा चालक की गति को व्यक्त करें, तो प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा के द्वारा दी जाएगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगली, दो उंगलियां और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखें, और यदि इस स्थिति में हमारी जो कनिष्ठिका है, हमारी जो सामने की पहली उंगली है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती हो, और जो आपका ये है अंगूठा, और आपका अंगूठा चालक की गति के माने इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक गति कर रहा है, तो चालक में धारा की दिशा तीसरी लंबवत दिशा अर्थात मध्यमा के द्वारा दर्शाई जाएगी। यही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है कि यदि किसी दाएं हाथ की अंगूठे तर्जनी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर लंबवत रखा जाए, एवं तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठे से चालक की गति की दिशा एवं दी जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा सदैव किस दिशा में होगी, मध्यमा से व्यक्त होगी, मध्यमा की दिशा में प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया। अब इसी में एक प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। दर्शाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। तो इसके लिए हमें ये एक बड़ा प्रश्न आ भी चुका है। ये यहां पर हम एक कुंडली की एक फिरा ले लेते हैं, और इस तरह से अब इसमें धारा की दिशा ये हो गई। जब हम इसे चुंबक को समीप लाते हैं, जब किसी प्रबल चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के ओर ले जाया जाता है, तो कुंडली का सम्मुख सिरा, लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का सम्मुख सिरा इसका विरोध करेगा। जब हम किसी प्रबल चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली की ओर ले जाते हैं, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, अर्थात कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स तेजी के साथ परिवर्तित होता है, जिसका कुंडली के द्वारा विरोध किया जाएगा। किसके कारण विरोध हो रहा? जब हम किसी कुंडली को स्थिर रखकर उसकी ओर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ले जाते हैं, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को जैसे जैसे हम समीप ले जाएंगे,
कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या निरंतर बढ़ेगी, और जब कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील हो जाएगा। इस तरह से कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का कुंडली के द्वारा विरोध किया जाएगा। और उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस कारण से उत्पन्न हो रहा? उत्तरी ध्रुव के चुंबक की ओर, उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कुंडली के ओर लाने के कारण, माने चुंबक की कुंडली की ओर गति के कारण यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न होता है। और लेंज कहते हैं कि जो जिस कारण से उत्पन्न होता है उसका ही विरोध करता। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, अर्थात जिस खाली में खाओ उसी पे छेद करो, जैसा लोगों की आदत होती है। तो चुंबकीय ध्रुव जब उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, कुंडली की तरफ जाता है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में, इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, जो किसके कारण है? चुंबक की गति के कारण है। तो चुंबक की गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसका कुंडली के द्वारा लेंज के नियम के अनुसार विरोध किया जाएगा। अतः कुंडली का सम्मुख सिरा, कुंडली का सम्मुख सिरा स्वयं उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसी स्थिति में यदि लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का सम्मुख सिरा स्वयं उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है, और चूंकि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, अतः जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को और नजदीक ले जाना चाहते हैं तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के और समीप ले जाने के लिए हमें दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस तरह से जो यांत्रिक कार्य हमारे द्वारा चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुंडली के समीप ले जाने में किया जाता है, वही यांत्रिक बल, वही यांत्रिक कार्य कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमारे द्वारा किया गया कार्य, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, दी गई यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पुनः जब हम किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली से दूर ले जाते हैं, यहां पर नजदीक लाए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? दूर ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसको हम जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, प्रबल चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली या परिपथ से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली, चुंबक की बल रेखाओं में, कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटने लगती है। प्रारंभिक स्थिति से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली से के अंदर कम होने लगती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जब कुंडली से संबद्ध होता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, इसमें परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है कुंडली में। और कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का, कुंडली अपने में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, और लेंज के नियम के अनुसार उसका समीपस्थ सिरा, कुंडली का समीपस्थ सिरा या सम्मुख सिरा स्वयं दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। यदि कुंडली को से चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाना हो तो इसके विरुद्ध, आकर्षण बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य आवश्यक हो जाता है। और जो कार्य, यांत्रिक कार्य चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने में किया जाता है,
वही यांत्रिक कार्य कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से कुंडली से चुंबक को दूर ले जाने में भी हमारे द्वारा आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, और आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया यह कार्य किसमें परिवर्तित होता है? आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया यह कार्य यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार लेंज के नियम में एक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन इसे एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा चुंबक को कुंडली के समीप लाने पर, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसका कुंडली विरोध करती है। चूंकि कुंडली में चुंबक की गति के कारण बल उत्पन्न हो रहा है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चुंबक की गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, चुंबक के उसकी ओर आने के कारण उत्पन्न हो रहा है। अतः कुंडली उसका विरोध करेगी लेंज के नियम के अनुसार, जिस कारण से उत्पन्न होता है उसका विरोध करेगी, अर्थात चुंबक की गति का विरोध करेगी। और विरोध उसी तरह से हो सकता है कि चुंबक का नजदीक, कुंडली का नजदीकी सिरा या सम्मुख सिरा स्वयं उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगे, और समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जब कुंडली का सम्मुख सिरा स्वयं उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा तो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम चुंबक को जितना समीपस्थ ले जाएंगे उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही किया गया कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में या प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में परिवर्तित होती है। इसी तरह से जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कमी होती है, और यह कमी भी किसके कारण उत्पन्न होती है? चुंबक के दूर ले जाने के कारण। अर्थात लेंज के नियम के अनुसार चुंबक की गति का यहां भी विरोध किया जाता है, जिसके कारण कुंडली का सम्मुख सिरा या परिपथ का सम्मुख सिरा, समीपस्थ सिरा स्वयं दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, और विपरीत ध्रुव में आकर्षण होता है। जब इस आकर्षण बल के विरुद्ध हम चुंबक को दूर ले जाते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे द्वारा आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से लेंज के नियम में लेंज के नियम के अनुसार बात करने पर यांत्रिक ऊर्जा, किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताने वाला लेंज का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है कि यहाँ पर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, अच्छे से ध्यान में रख लेना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। स्वप्रेरण वह घटना है जिसमें धारा परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी परिपथ या कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, किसी परिपथ या कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को, किसी कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब स्वप्रेरण क्या है उसको मैंने चार्टिंग की है, उसको अच्छे से देखो तो समझ में आ जाएगा। स्वप्रेरण को हम ये भी कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं से खुद से प्रेरित करना, कि खुद की प्रेरणा से आगे बढ़ना। जब कोई सपोर्ट ना कर रहा हो तो हम स्वयं से प्रेरित हों, अच्छी दिशा में भी बुरी दिशा में भी, तो ये कहलाता है स्वप्रेरण। स्वयं से प्रेरित होकर, स्वयं के कारण ही स्वयं से प्रेरित होकर जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए
तो उस घटना को हम कहेंगे स्वप्रेरण। ओरेस्टेड और एम्पियर ने पहले ही स्पष्ट, ओरेस्टेड और एम्पियर पहले ही बता चुके थे कि किसी कुंडली या परिपथ में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत दिशा में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक, कुंडली या परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर प्रवाह के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो सामान्य घटना हुई। लेकिन जब धारा परिवर्तन किया जाता है तो ये एक स्थिर धारा बहेगी। किसी भी चालक में जब हम धारा प्रारंभ करेंगे या धारा को बंद करेंगे, अर्थात स्विच को ऑन करेंगे या स्विच को ऑफ करेंगे, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो पहले चालक या परिपथ या कुंडली में धारा का मान 0 था। अब धारा का मान 0 से अधिकतम की ओर बढ़ेगा। जितनी धारा उससे होकर जानी है, जिस प्रतिरोध के लिए हमने यूज किया उसे उपयोग किया है, तो धारा का मान 0 से अधिकतम की ओर जाएगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि धारा एक साथ पूरी की पूरी प्रवाहित नहीं होती कि हमने स्विच ऑन किया और पूरी धारा ट्रांसफर हो गई। इकट्ठी धारा ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि धारा छोटे छोटे यूनिट्स में क्या होती है, माने संचरित होती है, छोटी छोटी यूनिट्स में संचरित होती है। ये और बात है कि वो छोटी छोटी यूनिट्स का संचरण में समय का सीमा बहुत कम होती है। बहुत कम समय में, सेकंड के 1000वें लाखवें हिस्से में छोटी छोटी यूनिट्स उसमें ट्रांसफर होती हैं विद्युत की। तो एक साथ पूरी विद्युत ट्रांसफर नहीं होती, एक साथ विद्युत का स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि टुकड़ों में होता है। अर्थात धारा का मान 0 से अधिकतम होने में धारा का मान धीमे धीमे बढ़ता है। और जब धारा का मान 0 से अधिकतम होगा तो क्या होगा कि पहले उस चालक से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा, इस तरह से धारा परिवर्तन के कारण जब धारा में वृद्धि या क्षय होता है, माने अर्थात जब आप स्विच ऑन कर रहे हो या स्विच ऑफ कर रहे हो, ऑन किए तो 0 से अधिकतम पे पहुंची धारा, और जब धारा के मान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी तीव्र बढ़ोतरी होगी। उसी तरह में चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी। तो धारा के मान के साथ चुंबकीय क्षेत्र में के मान में परिवर्तन हो रहा है, माने चुंबकीय क्षेत्र 0 से अधिकतम तक पहुंच रहा है, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और जब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, यही परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उस चालक, परिपथ या कुंडली से संबद्ध होता है, तो जब संबद्ध होगा तो चालक या कुंडली इस परिवर्तन का, इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके कारण है? धारा में परिवर्तन के कारण, धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र कुंडली से संबद्ध हो रहा है, तो कुंडली अपने से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, अर्थात धारा के मान में कमी, धारा के मान के विपरीत दिशा में, धारा के मुख्य धारा के विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होगी जब धारा में वृद्धि हो रही हो। लेकिन जब धारा में कमी आ रही हो, हमने स्विच ऑफ कर दिया, जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो धारा का मुख्य मान से लेकर वो 0 की ओर गिरने लगेगी। जब मुख्य मान से तीव्रता से 0 की ओर आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम से न्यूनतम पे आएगा, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और जब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उस कुंडली या परिपथ से संबद्ध होगा तो ये उसकी उस स्थिति को जाने में, उस स्थिति से वापस जाने का विरोध करेगा। अब वो अधिकतम से धारा के शून्य होने का विरोध करेगा। क्यों? अब यहाँ पर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र क्यों हो रहा? क्योंकि परिपथ टूट गया, परिपथ टूट गया, धारा का मान अधिकतम से शून्य हो रहा है, तो चालक या कुंडली परिपथ से धारा के मान में कमी का विरोध करेगी। अब तो इस कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में, और प्रेरित धारा की दिशा अब मुख्य धारा की दिशा में होगी। मुख्य धारा जो लौट रही तो मुख्य धारा की दिशा में प्रेरित धारा हो जाएगी और प्रेरित धारा जुड़ जाएगी मुख्य धारा में। अर्थात जैसे हम टीवी को बंद करते तो कभी मार्क किया होगा कि टीवी को बंद करते समय बहुत तेज चमकती, फिर टीवी बंद हो जाती।
क्योंकि जब हम टीबी को बंद करते हैं तो अधिक धारा का अधिक मान अधिकतम से न्यूनतम 0 की ओर आता है और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जब उस चालक और परिपथ से संबद्ध होता है तो तीव्र प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहती है और मुख्य धारा और प्रेरित धारा का मान मिल जाते हैं। इसके कारण धारा का मान बढ़ने पर हमें एक चमक दिखाई देती है। इसी तरह से स्विच ऑफ करने में भी कई बार हमें चिंगारी निकलते दिखाई देती है, वो भी स्वप्रेरण के कारण है, वो भी प्रेरित धारा के कारण होने वाली घटना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब पूरा स्पष्ट हो गया कि जब किसी चालक या कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब धारा परिवर्तनशील हो अर्थात धारा के मान में निरंतर परिवर्तन हो रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धारा के मान में परिवर्तन के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान भी परिवर्तनशील होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तनशील, जब कोई परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के में कोई चालक रखा हो या कोई परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक से संबद्ध होता है या बद्ध होता है तो चालक के अंदर उसके विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिवर्तन का विरोध करता था। प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा धारा परिवर्तन का विरोध होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी जिसकी दिशा मुख्य धारा के ठीक विपरीत दिशा में होगी, धारा परिवर्तन के विपरीत दिशा में होगी। तो इस घटना को इस तरह से उसी कुंडली में जिसमें धारा परिवर्तन हो रही है क्या उत्पन्न हो जाती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण एक बार और परिभाषा बताता हूं कि किसी कुंडली, चालक या बंद परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा प्रवाहित होने की घटना को, प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी चालक, कुंडली या बंद परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को, उसी चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण को, चूंकि स्वप्रेरण अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, किसके, मुख्य परिवर्तनशील धारा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, इस कारण से इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं, परिवर्ती विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। साथ ही जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा है, स्वप्रेरण की घटना में जब धारा का मान शून्य से अधिकतम, जब हम किसी सर्किट को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो धारा का मान शून्य से अधिकतम की ओर जाता है, तो चालक या परिपथ इस परिवर्तनशील धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का माने धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है, अर्थात अपनी स्थिति को, अपनी माने प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह से जब हम किसी सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न हो रहा है। अब वो उसी स्थिति को बनाए रखना चाहता था जो उसकी अधिकतम धारा की स्थिति में, जैसे इनर्शिया में कहते हैं कि इनर्शिया में क्या होता है, तो इनर्शिया का सिद्धांत है कि जो जिस अवस्था में है उस अवस्था को बनाए रखना चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही रहेगी और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसी तरह से स्वप्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरण की घटना यथा स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती, जो जिस स्थिति में चालक शून्य धारा की स्थिति में तो शून्य धारा में बना रहे, या चालक अधिकतम धारा की स्थिति में तो अधिकतम धारा की स्थिति में बना रहे, उस स्थिति को मेंटेन करने का, उस स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसलिए
जो स्वप्रेरण की घटना है उसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इनर्शिया के लिए मेरे को हिंदी शब्द ध्यान नहीं आ रहा है, तो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसे स्वप्रेरण की घटना को कहा जाता है। अब आते हैं स्वप्रेरण की व्यंजक में। मेरे साथ तो स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण की घटना किस तरह से होती है, आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं कि एक कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि एक कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है और किसी समय टी पर धारा आई के कारण उसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। एक कुंडली में हमने आई धारा प्रवाहित की, माने 0 से आई धारा की ओर जा रहे हैं, और किसी समय टी पर धारा आई के कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, धारा आई के कारण समय टी पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई है। तो चूंकि चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यक्षतः धारा के समानुपाती होता है, अर्थात धारा का मान जितना अधिक होगा चुंबकीय फ्लक्स उतना ही अधिक होगा, और धारा का मान जितना कम होगा चुंबकीय फ्लक्स उतना ही कम होगा। एम्प्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू एल आई, जहां एल एक समानुपातिक नियतांक है। एल क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है। एल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। एल, यहां पर एल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के नाम से जाना जाता है। अब एल, लेकिन ये एल अब हम एल बराबर ले लें तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो आप कहोगे कि एल, मैं कहूंगा स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है, तुम कहोगे फाई और आई। नहीं, फाई और आई पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। एल का मान फाई और आई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एल का मान कुंडली के आकार, कुंडली के पदार्थ, कुंडली में फेरों की संख्या और कुंडली के आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है। कुंडली में फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी स्वप्रेरण गुणांक उतना अधिक होगा। कुंडली में ज्यादा माने होगी संख्या फेरों की वजह, तो कुंडली किस धातु की बनी हुई है इस पर भी निर्भर करती है कि चांदी की बनी है, तांबे की बनी है, सोने की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी है। तो कुंडली जिस धातु की बनी होती है उसके हिसाब से प्रतिरोध के हिसाब से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और तीसरा कि चुंबकीय फ्लक्स को स्वीकार करने का, उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, अर्थात पारगम्यता जो है पारगम्यता पर भी निर्भर करती है। अब एल की परिभाषा यदि हम मान लें I इज इक्वल टू इकाई 1, I इक्वल टू 1, तो एल की डेफिनेशन, स्वप्रेरकत्व की एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं। क्या, I इक्वल टू 1 तो L इज इक्वल टू 5। यदि I इक्वल टू 1 तो L इज इक्वल टू 5 अब हम कह सकते हैं, अर्थात स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि जो कि इकाई धारा पर उत्पन्न होता है, जो कि इकाई धारा प्रवाहित होने पर, जो कि इकाई धारा चालक से प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है। या हम दूसरे शब्दों में इसको परिभाषित कर देते हैं कि किसी कुंडली या चालक से इकाई धारा प्रवाहित होने पर, किसी कुंडली या चालक से इकाई धारा प्रवाहित होने पर उससे उसमें उत्पन्न या उससे बद्ध, उस कुंडली
या चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का संख्यात्मक मानी स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा हो गई। अब हमने निकाला कि फाई इज इक्वल टू एल आई। अब सामने वाले ने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। हमने कहा कि मान लेते हैं कि फाई परिवर्तन के कारण, माना कि फाई चुंबकीय फ्लक्स के कारण, फाई के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है। यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई के कारण या फाई चुंबकीय फ्लक्स के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई हो, तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम कहता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी की पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। एम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई का मान हमारे पास है एल आई, जहां एल अचर गुणांक है, तो एल अचर गुणांक है, तो हमने कहा कि E इज इक्वल टू माइनस एल को बाहर कर दिया डी आई अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। यदि अब पुनः कुल तक प्रेरित धारा की बात कर रहे थे, स्वप्रेरित धारा की, तो स्वप्रेरित धारा कितनी होगी, तो हमने कहा यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो, तो स्वप्रेरित धारा I डैश इज इक्वल टू E अपॉन R। स्वप्रेरित धारा, कुंडली का प्रतिरोध R हो तो धारा किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर, तो E अपॉन R, E का मान रख दिए तो हमें मिला स्वप्रेरित धारा का मान माइनस एल अपॉन आर इंटू डी आई अपॉन डी टी। आई डैश इज इक्वल टू, स्वप्रेरित धारा आई डैश इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन आर इंटू डी आई अपॉन डी टी। अब यहां से स्वप्रेरित धारा भी मिल गई, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी मिल गया। एल को और परिभाषित कर सकते हैं हम यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल से, यदि डी आई अपॉन डी टी, यदि डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, तो एल इज इक्वल टू माइनस ई। यदि डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1, तो एल इक्वल टू माइनस ई। अब हम दूसरी डेफिनेशन लेते हैं कि किसी कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली या बंद परिपथ में इकाई धारा परिवर्तन के कारण, या किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। या फिर इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं हम कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन की दर पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो ये हमारी स्वप्रेरण गुणांक की दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब प्रश्न उठता है कि स्वप्रेरण गुणांक की इकाई क्या है। चूंकि L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, फाई की इकाई हमने चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, और आई की क्या होती है एम्पियर। तो स्वप्रेरण गुणांक की इकाई होती है वेबर प्रति एम्पियर, और इसे हेनरी में व्यक्त किया जाता है। तो ये भी वैज्ञानिक के नाम पे कि 1 हेनरी बराबर 1 वेबर प्रति एम्पियर, 1 हेनरी बराबर 1 वेबर प्रति एम्पियर। तो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व को किसमें किया जाता है, वेबर की इकाई क्या है, वेबर प्रति एम्पियर, जिसे कि हेनरी भी कहा जाता है। और इसको यहाँ पर वोल्ट में भी व्यक्त कर सकते हैं, वोल्ट सेकंड में
तो वो बाद में देखेंगे। एक हेनरी बराबर 1 वेबर प्रति एम्पियर। और इसके बाद अंतिम में आ जाता है कि स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र। ये सब ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा, ये देख लो, L इक्वल टू फाई अपान आई होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के लिए हमने विमीय सूत्र निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र। तो L का विमीय सूत्र इक्वेशन लिख रहे हैं, विमीय समीकरण लिख रहे हैं। फाई का विमीय क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू ए रेस टू माइनस वन, और आई का क्या होता है, ए। तो अब एल का विमीय सूत्र स्वप्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू ए रेस टू माइनस टू। तो ये स्वप्रेरण गुणांक क्या है, स्वप्रेरण गुणांक के से में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, उसमें स्वप्रेरित धारा का मान कितना होगा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या है, और एल की इकाई क्या है। ये इतनी चीजें हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद स्वप्रेरण गुणांक के कुछ प्रश्न और पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।